प्रणाम, मैं हूं कृष्ण कुमार तिवारी और आपका लाउडस्पीकर 90 FM के इस शो में स्वागत है। दोस्तों, भारत की कोर्ट्स में करोड़ों मामले लंबित हैं और ऐसा नहीं है कि इस बात से भारतीय न्याय व्यवस्था चिंतित नहीं है। इस समस्या से निजात पाने के लिए नालसा नई दिल्ली मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटी एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान शुरू किया है, जो कि 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो चुका है। इसी विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हुए हैं अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर श्री पंकज श्रीवास्तव जी। तो लाउडस्पीकर अरेस्ट के इस खास शो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस विषय से संबंधित वो ये है कि मध्यस्थता क्या है आम शब्दों में? मध्यस्थता का अर्थ है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक तटस्थ आदमी जो मध्यस्थता कर सके। अच्छा। बिना किसी कानूनी कार्रवाई के। जी। यही मध्यस्थता है। अच्छा। मध्यस्थता का पर्पज ये होता है कि जो दो पक्षकारों के बीच में किसी भी मामले को इस ढंग से सुलझाया जाए, मध्यस्थ जो पक्षकार हैं वो अपना सलूशन दे, न कि मध्यस्थ अपना कोई उसमें सलूशन दे। अच्छा। मध्यस्थ सिर्फ एक इंडिपेंडेंट आदमी की भूमिका में वहाँ बैठा रहता है। अच्छा, वो केवल सुनता रहता है दोनों वो पक्षों? सुनते रहते हैं और ज़रूरत ही पड़ने पे उनको सलाह देनी चाहिए। अच्छा, ये राष्ट्र के मध्यस्थता अभियान क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें समझाएं। नालसा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके निर्देशानुसार हम लोगों को 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता के लिए रेफर करने हेतु निर्देशित किया गया है। अच्छा। मैंने माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कुशल निर्देशन में विभिन्न न्यायालयों से यह अपील की है, उनको एक पत्र भेजा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजें। अच्छा। जिससे वो मामले जो है मध्यस्थता के थ्रू निपटाए जा सकें। अच्छा अच्छा, तो ये कौन कौन से मामले हो सकते हैं इस क्रम में जिनको हम मध्यस्थता के दायरे में ला सकते हैं? वैवाहिक विवाद के मामले जैसे दाम्पत्य भरण पोषण, जी, घरेलू हिंसा के मामले, मोटर दुर्घटना के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्य विवाद के मामले, सेवा संबंधी विवाद के मामले, समनी अपराध के मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, संपत्ति विवाद के मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले इत्यादि मामले जिन्हें हम मध्यस्थता में भेज सकते हैं। अच्छा, क्या इनमें क्या कोई आर्थिक सीमा भी है कि ये इस तरीके की इतनी आर्थिक सीमा के ही मामले मध्यस्थता में लाए जा सकते हैं? मध्यस्थता के लिए कोई आर्थिक सीमा का प्रतिबंध नहीं है। अच्छा अच्छा, वो किसी भी आर्थिक सीमा के मामले हो सकते हैं मध्यस्थता के। हाँ। दीवानी के जो केसेस होते हैं वो कई बार बहुत लंबे समय तक लंबित रहते हैं, क्या ऐसे मामले भी हमारे इस मध्यस्थता के अभियान के तहत लाए जा सकते हैं? विशेषकर दीवानी के मामलों के लिए ही मध्यस्थता होती ही है। अच्छा। वैसे समनी मामले जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन दीवानी मामले अच्छी तरीके से मध्यस्थता से निस्तारित किए जा सकते हैं। इसलिए दीवानी मामले जो न्यायालय में लंबित है उनको न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता में भेजा जा रहा है और अधिक मात्रा में उनको भेजा जाएगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले मध्यस्थता के थ्रू निपटाए जा सकें। क्या क्या तरीके सर अपनाए जाते हैं इस मध्यस्थता के मामले में? मध्यस्थता के मामले में न्यायालय पक्षकारों को मध्यस्थ के समक्ष भेजती है, उनकी पत्रावली भी आती है और मध्यस्थ जो है दोनों पक्षकारों की बात को सुनता है, फिर उनसे पूछता है कि क्या विवाद है और क्या इस एक समाधान खोजा जाता है और उस समाधान को तक दोनों पक्षकारों को पहुंचाने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। ये दोनों पक्षकार उस समाधान तक पहुंच जाते हैं तो मध्यस्थ उसमें पूरा प्रयास करते हैं और उस तरीके से मामले को निपटाया जाता है। अच्छा अच्छा, कि ये जो विषय है कि मामले निपटाए जा रहे हैं, क्या बाद में कोई अपील भी संभव है इसमें? मध्यस्थता में कोई अपील जनरली नहीं होती। अच्छा। इन जनरल नहीं होती। अगर कोई पक्षकार ये कहे कि नहीं मुझे जो है
मेरे ऊपर दबाव बनाकर ये आदेश पारित करा लिया गया है। अच्छा। या इस ढंग से मुझे दबाव बनाया गया, तो मध्यस्थ कोई आदेश पारित नहीं करता है। अच्छा। मध्यस्थ सिर्फ आपको एक समाधान देता है, एक समाधान, उस समाधान के तहत आप न्यायालय में जाते हैं। उस पत्रावली की जब न्यायालय से आती है, मध्यस्थता जो मध्यस्थ होता है उस पत्रावली पे अपने उसके विचार भी नहीं होते, वह बस इतना ही लिखता है कि दोनों पक्षकार आपसी सहमति से विवाद को निपटारा चाहते हैं और उस पत्रावली को वापस न्यायालय में भेज देता है। तो इसलिए जब दोनों पक्षकार अगर सहमत हैं तो उसमें अपील की कोई संभावना नहीं होती। फिर भी अगर कोई फ्रॉड प्ले करके कुछ कार्रवाई होती है तो उसकी अपील की जा सकती है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे न्यायाधीश की क्या भूमिका हो सकती है? क्या मध्यस्थता के केस में न्यायाधीश को भी वहाँ पे मध्यस्थ बनाया जा सकता है? यस, न्यायाधीश जो एडवोकेट मीडिएटर्स होते हैं, अधिवक्ता जिसको अधिवक्ता मध्यस्थ कहा जाता है। अच्छा। इसी ढंग से जजेज मीडिएटर्स भी होते हैं जिनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, 40 घंटे की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। और उनको भी मध्यस्थ बनाया जा सकता है या उनसे भी मध्यस्थ की सेवाएं ली जा सकती है। अच्छा, तो ये जो अधिवक्ता मध्यस्थ होते हैं इनकी भी ट्रेनिंग होती है? अधिवक्ता मध्यस्थ सारे अधिवक्ता मध्यस्थ की 40 घंटे की ट्रेनिंग की कराई जाती है। उनको ये बताया जाता है कि किस ढंग से आपको मध्यस्थता करानी है, किस प्रोसीजर का फॉलो करना है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग उनकी कराई जाती है। जब वो ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं तभी उनसे मध्यस्थता कराई जाती है। ये जानना बड़ा आवश्यक है कि जो भी यहाँ पे हमारे दर्शक सुन रहे होंगे वो ये जानना चाहेंगे कि ये जो निर्णय होगा ये इनके लिए बाध्य होगा? मध्यस्थ का कोई निर्णय नहीं होता। अच्छा। मध्यस्थता का कोई निर्णय नहीं होता। मध्यस्थता का मतलब ही होता है कि दो पक्षकारों के बीच में विवाद को समझकर उस पर एक समाधान तक पहुंचा जा सके। अच्छा। वो कोई निर्णय पारित नहीं करते, वह आपके समझौते के आधार पर वो ये सिर्फ एक रिपोर्ट प्रेषित करते हैं न्यायालयों में कि इसमें मध्यस्थता के कारण विवाद का हल होना संभव है और न्यायालय उसी मध्यस्थता के निष्कर्ष के आधार पर निस्तारित करती है। अच्छा, जो मध्यस्थ होते हैं, जैसे आपने बताया कि एक अधिवक्ता मध्यस्थ होता है, तो क्या जो दोनों पार्टियां हैं उनके भी अपने अधिवक्ता वहाँ पे भागीदार होते हैं? देखिए, प्रचलन में तो यही है कि सारे पक्षकारों के साथ उनके अधिवक्ता आते हैं। अच्छा। किंतु मध्यस्थता का मेन जो पर्पज है, उद्देश्य यह है कि दो पक्षकारों के बीच में मध्यस्थता हो। अच्छा। न कि अधिवक्ताओं के बीच में। अच्छा। तो जब पक्षकारों के बीच में मध्यस्थता होनी चाहिए, किंतु जो पक्षकार होते हैं वो अपने हित के लिए अपने अधिवक्ता को भी लेकर आते हैं। उनको किसी कानून के तहत मना नहीं किया गया है, किंतु हमारी पूरी कोशिश रहती है कि मध्यस्थता में सिर्फ पक्षकारों की बातें सुनी जाए और उनके बातों के हिसाब से ही मामले का निस्तारण किया जाए। मध्यस्थता से क्या लाभ होने वाला है अंततः राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, हमारे न्यायालयों में काफ़ी मामले ऐसे हैं जिसे अगर मध्यस्थता से सुलझाया जाए तो वह मामले न्यायालय से जल्दी निस्तारित हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि मध्यस्थता दो पक्षकारों के बीच में होता है। जब दो पक्षकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो अगर जो वो भी निर्णय आता है, जो भी निष्कर्ष आता है, उस निष्कर्ष की कोई अपील नहीं करता है जनरली। तो एक तो फर्दर लिटिगेशन से बचा जा सकता है। बिल्कुल। बहुत हमारे यहाँ मुकदमे जो है काफ़ी समय तक लंबित रहते हैं। अगर हम उसको शीघ्र मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित करवा लेंगे तो उन ज़्यादा दिन की विलम्ब होने की संभावना से भी बचा जा सकता है। बिल्कुल। खर्च से बचा जा सकता है। मध्यस्थता में कोई बहुत एक्स्ट्रा चार्ज आपके नहीं लगते हैं, उस पैसों से बचा जा सकता है, समय का भी बचत किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुकदमों के बोझ के तले जो हमारा न्यायालय दबा हुआ है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वो मामले जो मध्यस्थता से सुलझाए जा सकते हैं, अगर उसको मध्यस्थता से सुलझा लेते हैं तो उन न्यायालयों पर भी बोझ कम हो जाएगा, जो राष्ट्र के हित के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, मध्यस्थता क्या केवल कोर्ट में चल रहे मामलों के ही होती है या फिर एक आम व्यक्ति भी आपको सीधे तौर पे अप्रोच करके मध्यस्थता का लाभ ले सकता है?
देखिए, मध्यस्थता सिर्फ न्यायालय में चल रहे मुकदमों की ही नहीं होती। अच्छा। मध्यस्थता में प्री लिटिगेशन मुकदमे भी होते हैं, जहां आप न्यायालय में मुकदमा करने की सोच रहे हैं। अच्छा। वहां पर भी आप मध्यस्थता करवा सकते हैं। सीधे आप एडीआर सेंटर में आके अच्छा। प्री लिटिगेशन मुकदमे दाखिल कर सकते हैं। अच्छा। आपको दोनों पक्षकारों को बुलाया जाएगा, एक पक्षकार तो दाखिल ही करेगा, दूसरे को भी नोटिस जारी करके बुलाया जाएगा और आप दोनों की बात सुनी जाएगी। हो सकता है कि आपका मामला बिना न्यायालय में गए ही निपट जाए और दोनों पक्षकार संतुष्ट हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्री लिटिगेशन में जो मामले दायर करने की प्रक्रिया है, क्या इसके लिए अधिवक्ता की आवश्यकता होती है या फिर सीधे तौर पे लिखित एक पेपर पे लिख के भी कोई दायर कर सकता है? प्री लिटिगेशन के लिए किसी अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है। किसी भी मध्यस्थता के लिए प्री लिटिगेशन में किसी भी अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। आप स्वयं से भी, कोई भी पक्षकार स्वयं से एडीआर सेंटर में आ सकता है और एडीआर सेंटर में आके वो प्री लिटिगेशन के लिए मुकदमा फाइल कर सकता है। एक्चुअली अधिवक्ताओं का सहयोग इसलिए लोग लेते हैं कि उसमें प्लीडिंग्स बनाने के लिए, उसमें क्या अपनी बातें रखने के लिए वो अधिवक्ता बंधुओं का सहयोग लेते हैं। क्या फीस होती है एडीआर सेंटर में प्री लिटिगेशन? प्री लिटिगेशन दाखिल करने की कोई फीस नहीं। तो ये हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत जानकारी मिली होगी और ये मध्यस्थता केंद्र को वो लोग अप्रोच करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मामले सुनवाई के लिए मध्यस्थता केंद्र में आएंगे और उससे वो लाभ उठाएंगे। अंत में मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके लिए कोई एक संदेश दें। मेरा एक संदेश सभी मेरे मित्रजन, मेरे गोरखपुर की जनता या कहीं की के लिए ये है कि आप मध्यस्थता का पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कुशल निर्देशन में हम लोग मध्यस्थता अभियान चला रहे हैं, जो 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। आप अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से कराएं, जिससे आप अन्य किसी न्यायालयी परेशानियों से या किसी अन्य प्रकार की कठिनाइयों से बच सकते हैं। आपके पूरे सहयोग के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर हमेशा तत्पर रहेगा। आप हमारे शो में आए और हमसे इस विशेष विषय पर बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।